साथियों, आज हम लोग मार्क्सवाद को समझेंगे। मार्क्सवाद क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। मार्क्सवाद क्या है, प्रमुख विशेषताएं और उसके सिद्धांत क्या हैं, इसको हम आज देखेंगे। मार्क्सवाद यहाँ पर क्या है। जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स के समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति से संबंधित विचारों को सामूहिक रूप में मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवाद विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तथा फ्रेडरिक एंजिल्स 1820 से 1895 हैं। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा, उसे मार्क्सवाद का नाम दिया गया। अगला है मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्थिक और सामाजिक समानता। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार, पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था को आमूल रूप से परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्य बतलाता है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी। वह वर्ग विहीन, संघर्ष विहीन और शोषण विहीन राज्य की होगी। यहाँ पर 3 चीज़ है, वर्ग विहीन, संघर्ष विहीन और शोषण विहीन राज्य की होगी। अब कह रहा है मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषता। मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, ये आप देख लिए। मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। मार्क्सवाद प्रजातंत्री संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं जो उनके हित के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बन गई है। मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है और धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहा है, जिसके नशे में लोग ऊँघते हैं। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। समाज या राज्य में शासकों, शोषितों में पूंजीपतियों, श्रमिकों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। ये हमारे 7 सिद्धांत रहे जो वर्णन में कर चुका हूँ। अगला है मार्क्सवाद की प्रमुख सिद्धांत। इसके पहले मैंने विशेषता बताया था, अब सिद्धांत आप देख लीजिए। इसके 6 सिद्धांत हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा इतिहास की आर्थिक भौतिकवाद की व्याख्या। तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवा है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। और छठवां है वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज। अगला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसको हम लोग देखेंगे आज। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझने के लिए हीगल के विचारों को जानना आवश्यक है। हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हीगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है, बल्कि विकास की 3 अवस्थाओं का विवेचन किया है। पहला है वाद, दूसरा प्रतिवाद और तीसरा संवाद। हीगल की मान्यता को भी विचार अपनी मूल अवस्था में वाद होता है। कुछ समय बीतने पर उस विचार का विरोध उत्पन्न होता है और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मौलिक विचारवाद परिवर्तित होकर प्रतिवाद का विरोध होने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है जो संवाद कहलाती है। हीगल का कहना है कि द्वंद्व के माध्यम से संवाद आगे चलकर वाद का रूप ले लेता है, जिसका पुनः प्रतिवाद होता है और द्वंद्व के बाद संवाद का रूप धारण करता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है और अंत में सत्य की प्राप्ति होती है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को स्वीकार किया, किंतु हीगल के विचारों को उसने अस्वीकार किया। जहाँ हीगल संसार को नियामक और विश्व आत्मा मानता है, वहाँ मार्क्स भौतिक तत्व को स्वीकार करता है। यहाँ पर देखिए भौतिक तत्व। मार्क्स का कहना है कि द्वंद्ववाद का आधार विश्व आत्मा न होकर पदार्थ ही है। यह भौतिक
पदार्थ ही संसार का आधार है। पदार्थ विकास समान है और उसकी गति निरंतर विकास की ओर है। विकास द्वंद्वात्मक रीति से होता है। वाद प्रतिवाद और संवाद के आधार पर ही विकास गतिमान रहता है। मार्क्स के विचारों में पूंजीवाद वह जहाँ दो वर्ग पूंजीपतियों और श्रमिक हैं, एक धनवान और दूसरा निर्धन, इन दोनों के हितों में विरोध है। इन विरोधी वर्गों में संघर्ष होना आवश्यक है। इस संघर्ष में श्रमिक की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। यह प्रतिवाद की अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में से एक तीसरी व नई स्थिति उत्पन्न होगी जो साम्यवाद समाज की है। इस स्थिति में नए वर्ग रहेंगे, न संघर्ष होगा और न राज्य आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेगा। कह रहा है कि इस स्थिति में न वर्ग रहेंगे, न संघर्ष होगा और न राज्य आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त होगा। यह तीसरी स्थिति संवाद की स्थिति होगी। इतिहास की आर्थिक भौतिकवाद व्याख्या। मार्क्स की विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाली परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं। मार्क्स का मत है कि प्रत्येक देशों में और प्रत्येक काल में सभी राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं, कला, रीति रिवाज और समस्त जीवन भौतिक अवस्थाओं व आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। मार्क्स अपनी आर्थिक व्याख्या के आधार पर मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बतलाई हैं जो इस प्रकार है। यहाँ पर देखेंगे, पहला है आदिम समाज साम्यवादी अवस्था, दूसरा है दासता की अवस्था, तीसरा है साम्यवादी अवस्था, चौथा है यहाँ पर श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था, छठवां है राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की अवस्था और एक है पूंजीवाद की अवस्था। इस प्रकार से अवस्थाओं का वर्णन है। इसमें पहला है हमारा आदिम साम्यवादी अवस्था। सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में जीविकोपार्जन के तरीके बहुत सरल थे। शिकार करना, मछली मारना, जंगलों में कंदमूल एकत्रित करना ही इनका मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने व जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए ही मनुष्य समूह में झुंड बनाकर साथ रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक उत्पत्ति हुआ करते थे। इस अवस्था में निजी संपत्ति नहीं थी और न ही शोषक था और न ही शोषित, सब मनुष्य समान थे। इसलिए मार्क्स ने इस अवस्था को साम्यवादी अवस्था कहा है। दूसरा है दासता की अवस्था। धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। व्यक्तियों ने खेती करना, पशुपालन करना और दस्तकारी करना प्रारंभ कर दिए। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचारों का उदय हुआ। जिन्होंने उत्पादन के साधनों, भूमि आदि पर अधिकार कर लिया, वे स्वामी कहलाए। ये दूसरे व्यक्तियों से बलपूर्वक काम करवाने लगे, वे दास कहलाए। समाज स्वामी और दास 2 वर्गों में विभाजित हो गया। यहाँ पर देखिए, समाज स्वामी और दास 2 वर्गों में विभाजित हो गया। आदिम समाज की समानता और स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इस अवस्था से समाज के शोषक और शोषित 2 वर्गों के मध्य अपने आर्थिक हितों के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। अगला है साम्यवादी अवस्था। जब उत्पादन के साधनों में अधिक उन्नति हुई, पत्थर के औजारों और धनुष बाणों से निकलकर लोहे के हल करघे का चलन शुरू हुआ। कृषि, दस्तकारी, बागवानी, कपड़ा बनाने के उद्योगों का विकास हुआ। अब दास के स्थान पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक थे। संपूर्ण भूमि छोटे मोटे उद्योगों, दस्तकारियों और उत्पादन के अन्य साधनों पर तथा कृषि पर जिनका आधिपत्य था, उन्हें जागीरदार व सामंत भी कहा जाता था। कृषि कार्य करने वाले कृषकों और दस्तकारी करने वाले श्रमिकों का वर्ग सामंतों के अधीन था। इस व्यवस्था को सामंतवादी अवस्था कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार इस अवस्था में सामंतों और कृषकों, दस्तकारों के आर्थिक हितों में परस्पर संघर्ष चलता रहा। अगला है पूंजीवादी अवस्था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अर्थात पूंजीपति उत्पादन के साधनों के स्वामी हो गए, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिक द्वारा किया जाता है। वस्तुओं के उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, अतः श्रमिक स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं।
किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं, अतः वे अपनी आर्थिक आवश्यकता पूर्ण करने के लिए श्रम को बचाने के बाध्य होते हैं। निजी लाभ के लिए पूंजीपति वर्ग ने श्रमिकों का शोषण किया। दूसरी तरफ श्रमिकों में भी अपने हितों की रक्षा के लिए जागरूकता आई। परिणाम स्वरूप दो वर्ग पूंजीपति शोषक वर्ग और सर्वहारा श्रमिक वर्ग शोषित वर्ग के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। श्रमिक वर्ग शोषित वर्ग के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मार्क्स का मत है कि संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर देगा। अगला है 5वां, श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था। मार्क्स का विचार है कि पूंजीवादी अवस्था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से श्रमिकों व पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष में जब पूंजीपतियों की पराजय होगी तब पूंजीवाद समाप्त होकर ऐतिहासिक विकास की 5वीं अवस्था श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था आएगी। इस अवस्था में उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा, जिसे श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र या तानाशाही कहा गया है। इस 5वीं अवस्था के बहुमत वर्ग के विरुद्ध अपनी राज्य शक्ति का प्रयोग कर उसे पूर्णतः समाप्त कर देगा। ये रहा 5वां वर्ग, हमारा 5वां था श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था का वर्णन। अगला हम देखेंगे समाज राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की अवस्था। ये 6वां है। मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की अवस्था आएगी। इस अवस्था में समाज में केवल एक ही वर्ग होगा, जिसे श्रमिक वर्ग कहा गया है। इस समाज में न शोषक वर्ग होंगे न शोषित वर्ग होंगे। यह समाज राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगा। अतः वर्ग विहीन समाज में राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और इस समाज में वितरण का सिद्धांत लागू होगा, जिसमें समाज के प्रत्येक लोग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें और उसे आवश्यकता अनुसार प्राप्ति हो। अगला हम देखेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। मार्क्स का अन्य सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। मार्क्स ने कहा कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कुलीन साधारण, व्यक्ति साधारण और सर्वे सेवक संघपति श्रमिक निरंतर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं। उनमें अबाध गति से संघर्ष जारी है। मार्क्स इससे निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठित होकर पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही समाप्त हो जाएगी। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना की है। मार्क्स की मान्यता है कि पूंजीपति श्रमिकों को उनका उचित पारिश्रमिक न देकर उनके संपूर्ण श्रम का संपूर्ण लाभ स्वयं हड़प लेता है। मार्क्स ने माना है कि किसी वस्तु का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि उसमें मानवीय श्रम लगा है। दूसरे शब्दों में वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस श्रम में होता है जो उस वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। जिस वस्तु पर अधिक श्रम लगता है उसका मूल्य अधिक और जिस वस्तु के उत्पादन पर कम श्रम लगता है उसका मूल्य कम होता है। इस प्रकार मार्क्स का विचार है कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य वह होता है जो उस पर व्यय किए गए श्रम के बराबर होता है, किंतु जब वह बाजार में बिकती है तो उसका ऊंचा मूल्य आता है। इस प्रकार वस्तु के बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य के अंतर को पूंजीपति स्वयं हड़प लेता है। मार्क्स की दृष्टि में जो धन पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया है वही धन अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य इन दो मूल्यों का अंतर है जिसे श्रमिक पैदा करता है और जिसे वास्तव में प्राप्त करता है। इस प्रकार वास्तविक मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। यहाँ पर देखेंगे वास्तविक मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। इस संबंध में मार्क्स ने लिखा है, यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने कमाई पर टैक्स पथकर यानी कि टोल टैक्स के रूप में वसूल करता है। अगला हम देखेंगे सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। मार्क्स का कहना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित विरोध स्वभाव के कारण पूंजीपति वर्ग में संघर्ष होना अवश्य संभवी है। इस वर्ग में संघर्ष में श्रमिक वर्ग संगठित होकर पूंजीपति वर्ग पर भरपूर प्रहार करेगा और रक्तिम क्रांति द्वारा
पूंजीवाद को समूल रूप से नष्ट करने के उद्देश्य से अधिनायकवाद की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद समाज में अल्पसंख्यक पूंजी वर्ग बहुसंख्यक श्रमिकों पर शासन करता है, जबकि श्रमिकों की तानाशाही में बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर शासन करेगा। इस प्रकार यह पूंजीवादी शासन की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक होगा। दूसरा है इनका, श्रमिकों की अधिनायकवादी शासन में निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाएगा और उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाएगा। तीसरा है, श्रमिकों की तानाशाही में पूंजीपति वर्ग को बलपूर्वक दबा दिया जाएगा, जिससे भविष्य में वह पुनः सिर न उठा सके। पूंजीवाद में विश्वास रखने वालों का अंत कर दिया जाएगा। अगला है, श्रमिकों की तानाशाही की स्थिति में राज्य एक संक्रमणकालीन व्यवस्था है। संक्रमण काल में राज्य तो रहेगा, किंतु जब पूंजीपति वर्ग को समूल रूप से नष्ट कर दिया जाएगा, अर्थात वर्गीय व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी, तो राज्य स्वयं समाप्त हो जाएगा। अगला है, वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज। मार्क्स का कहना है कि जैसे ही पूंजीवादी वर्ग का अंत हो जाएगा और पूंजीवाद व्यवस्था के सभी अवशेष नष्ट कर दिए जाएंगे, राज्य की स्थिति रहने का औचित्य भी समाप्त हो जाएगा, वह मुरझा जाएगा। जब समाज के सभी लोग एक स्तर पर आ जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए सर्वाधिक कार्य करेगा और बदले में अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की स्वतंत्रतापूर्वक पूर्ति करेगा। इस स्थिति में विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति होगी। ऐसे वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज में वर्ग विशेष वर्ग शोषण का पूर्ण अभाव होगा और व्यक्ति सामाजिक नियमों का समान रूप से पालन करेंगे। मार्क्स का द्वारा प्रतिपादित समाजवाद की यह सर्वोच्च स्थिति है। मानव कल्याण का यह सर्वोच्च शिखर है। इस स्वतंत्र समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता तथा योग्यता अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता अनुसार मजदूरी प्राप्त करेगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होगी और वह अपनी योग्यता अनुसार समाज को सहयोग देगा। यह वह समाज है जिसमें न वर्ग होगा न राज्य होगा। अगला हम देखेंगे मार्क्सवाद का महत्व या प्रभाव पक्ष में जो तर्क है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। मार्क्सवाद की विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आज मार्क्स ने पूरे विश्व के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है। ये पीड़ितों, दलितों, शोषित, श्रमिक का पक्ष लेकर अपेक्षित मानव कल्याण के लिए मार्क्सवाद ने समाजवाद को एक ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। इनकी प्रमुख देन क्या है, मार्क्सवाद की प्रमुख देन क्या है, उसको देखेंगे। वैज्ञानिक दर्शन। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्स के पूर्ण समाजवादी सिद्धांतों में वैज्ञानिक आधार देने का कभी भी प्रयास नहीं किया। इस कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय मार्क्स को जाता है। सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यवहारिकता पर बल। मार्क्सवाद की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उसका व्यवहारिक होना है। इनकी अनेक मान्यताओं को रूस चीन में प्रयोग में लाया गया, जिनमें पूर्ण सफलता भी मिली। अगला है श्रमिक वर्ग की स्थिति को सफलता प्रदान करना। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी देन है तो वह है श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना, एकता को जन्म देना। इनकी स्थिति में सुधार करना। मार्क्स ने नारा दिया, विश्व के मजदूर एक हों, जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और विजय प्राप्त करने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। मार्क्स के इन नारों ने श्रमिक वर्ग में चेतना उत्पन्न करने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। अगला है पूंजीवाद व्यवस्था के दोषों पर प्रकाश डालना। अब इनके हम लास्ट में देखेंगे पूंजीवाद जो व्यवस्था है उस पर मार्क्स ने कैसे प्रकाश डाला है। मार्क्स के अनुसार समाज में सदा शोषक शोषित के बीच संघर्ष चलते रहता है। शोषक या पूंजी वर्ग सदा अपने लाभ कमाने की चिंता में रहता है। इसके लिए वह श्रमिकों और उपभोक्ताओं का तरह तरह से शोषण करता रहता है। परिणाम स्वरूप पूंजीपति और अधिक पूंजीपति हो जाते हैं और गरीब अधिक गरीब। समाज में भूखमरी और बेकारी बढ़ती है। तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों व्यवस्था के इन दोषों को दूर किए बिना आदर्श समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। अब संक्षेप में देख लीजिए। संक्षेप में मार्क्सवादी विचारधारा ने दलित और
उपेक्षित मानवता पक्ष लेकर अपने को एक अत्यधिक लोकप्रिय और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है और विश्व राजनीति में अपने को एक प्रबल चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया है। इस प्रकार साथियों, यह आज का चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।